हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस एंड आई एम पंकज। यहाँ पे देखिए हमारी यूपीएससी की सीरीज़ आपकी कंटिन्यू है, जिसमें हम आपके हर सब्जेक्ट को लगभग लेके चल रहे हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। सारी लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हम कैसे चल रहे हैं, जो भी हमारे की पॉइंट्स हैं। देखिए बहुत सारा डेटा होता है यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में। मेनली हमारा जो टारगेट रहेगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये यूपीएससी प्रीलिम्स सबसे बहुत ज़्यादा पूछता है। क्योंकि अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी या अप्रोच मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ये दोनों ही चीज़ें एक जगह से आती हैं। वो है आपकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तब आपको एनालाइज होता है कि हाँ आपने किन पॉइंट्स को या किन की पॉइंट्स को एक्सेस करना है, किन पॉइंट्स को छोड़ना है और किन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं देखूँ चाहे वो आपके कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो अगर आप देखें हिस्ट्री, पॉलिटी या आपके करंट अफेयर या इकोनॉमी, तो मुझे एक ही चीज़ सबसे नंबर 1 नज़र आती है कि आपके कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो या पॉलिटी से रिलेटेड कोई फंक्शन हो या कोई इम्पॉर्टेंट नेम हो या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। जैसे थ्योरी आपके पास बहुत होगी, ठीक है, लेकिन उनमें से की पॉइंट छांटना ये सबसे बड़ा काम है। अगर आपने वो काम कर लिया तो आप समझ लीजिए आप यूपीएससी के 50% मार्क्स तो ऐसे ले आएंगे। आपने छांटने का काम, बाकी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है, आप कैसे किसी को जज करते हैं या अपनी पर्सनालिटी आपकी कैसी होती है, ठीक है। सिर्फ आप पढ़ाई पे नहीं ला सकते, क्योंकि पढ़ाई में बहुत स्टूडेंट्स अच्छे लाने वाले मार्क्स भी इंटरव्यू में नहीं हो पाते हैं। तो आप मेरे हिसाब से 60% डेटा यानी 50 to 60% डेटा आप एजुकेशन से ला सकते हैं, बाकी आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करके। तो अब वो 50 से 60% आपका डेटा आएगा कैसे? तो आएगा आपका की पॉइंट छांटने से, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या एक्सेस में लेना है, क्या एक्सेस से रिमूव करना है, ठीक है। तो उसी की सीरीज़ में हमारा ये लेक्चर है इन्वायरमेंट का। कई सारी सीरीज़ जो है ओपन है, आप यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस किस टाइप की आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट या आपकी और भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे इन्वायरमेंट का ये लोगो, और यहाँ पे जो मैं पीडीएफ लाया हूँ आप भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं .me/UPSC मटेरियल, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा तो मुझे यहीं से एक पीडीएफ मिली हुई है, ठीक है। इस पर भी आपका लोगो या वाटरमार्क आपको दिखाई दे सकता है। चलिए हम मेन अपना डेटा शुरू करते हैं। देखिए सबके पास पीडीएफ है, बुक्स तो होती हैं, लेकिन पढ़ने या पढ़ाने का टाइम या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसको नहीं होता है। तो टीचर या मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको वो टाइम बच सके और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सके। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए इन्वायरमेंट के चैप्टर्स की अगर बात करें, इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी में मेनली वो चीज़ें आएंगी जो इकोलॉजी से फ्लो करती हैं। जैसे इकोलॉजी होती क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, या इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है, या आपका इन्वायरमेंट, ये जो भी डिफरेंट टाइप्स के आपके साउंड हो या वर्ड्स होते हैं, इनमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे इकोटोन हो, चाहे आपका नीस हो, या भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो, ठीक है। अगर आपने इनको समझ लिया यानी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, तो भी क्वेश्चंस में आपका चाहे नीश पूछा जाए, इकोटोन पूछा जाए, इन्वायरमेंट पूछा जाए, इकोसिस्टम पूछा जाए या इकोलॉजी पूछा जाए, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद इकोसिस्टम क्या फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। उसके बाद इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट कैसे पॉल्यूट होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट इशूज़, क्या क्या इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका शुरू हो जाए, ख़त्म होगा। उसके बाद हमारा पार्ट सेकंड शुरू होगा, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये चैप्टर्स के नाम है। लेक्चर आपको जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, लेक्चर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे। बस आपको काम करना है, लाइक सब्सक्राइब करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। देखिए बायोडाइवर्सिटी आपकी शुरू होगी, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, इंडियन बायोडाइवर्सिटी,
एनिमल शेड्यूल WPA 1972, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप जो जानेंगे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जैसे कुछ यहाँ की संस्थाएं होती हैं जो इन्वायरमेंट में, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर कुछ संस्थाएं हैं, WPA है, या आपकी और संस्थाएं आपको मिलेगी, मरीन ऑर्गेनिज्म पर मिलेंगी, प्रोटेक्शन एरियाज़ मिलेंगे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, पार्ट सेकंड में। पार्ट थर्ड जब शुरू होगा तो इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी चीज़ें आपकी होती हैं वो सारी मिलेंगी। यानी कि अगर आपने ये बुक को कंप्लीट कर लिया तो मेरे हिसाब से आपका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसमें आपसे पूछा ना जाए, ठीक है, जिसमें आपसे कोई भी ना पूछ जाए। अब क्योंकि ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप देख रहे हैं जब से 2013 से इसमें IFS का सिलेबस जोड़ा गया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस जोड़ा गया है। यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आपको इन्वायरमेंट से जितना ज़्यादा पता होगा, और ऐसे वो क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम में आप आंसर करके डायरेक्ट आप मार्क्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गिन सकते हैं। चौथे में एग्रीकल्चर आएगा, पाँचवें में एक्ट एंड पॉलिसीज़ आएंगी, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ये जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट होते हैं, या यूज़र है, या आपका नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हम सारी इसमें कवर करने वाले हैं, कन्वेंशन और ट्रीटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आने वाली हैं। तो आशा करते हैं आप जुड़े होंगे और स्टार्ट से एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या क्या, सिर्फ इसमें हम की पॉइंट्स पकड़ेंगे, इकोटोन्स, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो अगर आपने की पॉइंट समझे तो आगे जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो आप समझ जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं इकोलॉजी पे इन्वायरमेंट दे रखा होगा और इन्वायरमेंट पे इकोसिस्टम दे रखा होगा। आप कंफ्यूज हैं या आपको नहीं पता है तो आप समझ नहीं सकते इस बातों को, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट हमारा आता है इकोलॉजी होती क्या है, ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। इसका कहने का मतलब है इकोलॉजी एक स्टडी है ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी अगर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ मान के चलें, एक जैसे कीड़ा है, अगर कीड़ा जिस अपने इन्वायरमेंट में रह रहा है, यानी कि जिस कंडीशंस में रह रहा है, उसकी पूरी स्टडी, उसकी पूरी जांच, यानी कि देख रेख, या उसकी पूरी स्टडी, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब से कब तक जीता है, ये सारी जो स्टडी होती है, यानी कि कह सकते हैं इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप PDF से इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर विद देयर एनवायरनमेंट। जैसे एक स्नैक है, स्नैक कहाँ पे किस कीड़े को खाता है, किस कीड़े को खाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, किन किन क्रियाओं को करता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इकोलॉजी की स्टडी के अंदर आती हैं। तो इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, ओनली साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। आपको यहाँ से सिर्फ की पॉइंट समझना है इकोलॉजी क्या होती है। दूसरा इसी में पॉइंट हम देख रहे हैं 1.2, इसमें देखिए क्या है, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए इन्वायरमेंट समझ ली, अभी इकोलॉजी हमने समझा एक स्टडी है, ठीक है। दूसरी बात हमारी आती है इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़, ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट का कहने का मतलब है सारी चीज़ें जो भी एक चीज़ पर इम्पैक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी, जैसे ह्यूमन ही है, एक बच्चा है, वो बच्चे होने से, यानी कि पैदा होने से बड़े होने तक किन किन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, क्या चीज़ें उस पर इम्पैक्ट करती हैं, कहाँ कहाँ वो रहता है, कैसे वो सांस लेता है, और कौन सी चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं, चाहे वो आपका घर हो गया, चाहे वो आपका फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। याद रखना, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट। तभी कहा जा रहा है एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स, और यानी कि जो भी उसके चारों तरफ होती हैं या अफेक्ट करती हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। अगर हम कोरोना वायरस का इन्वायरमेंट पूछें तो कोरोना वायरस का इन्वायरमेंट का कैसा है, अब जान रहे हैं, वो इंसानों के अंदर घुस रहा है,
ठीक है। तो सेल्स के अंदर जा रहा है, यानी कि इसका इन्वायरमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, ठीक है। ह्यूमन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ह्यूमन होंगे, फ्रिज उसका इन्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन होगा उसके इन्वायरमेंट, ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होगा, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें जो उसके चारों ओर हैं और जो उस पर अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर अफेक्ट करती है, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो ये दूसरा भी की पॉइंट आप समझ लीजिए। इसी में आप समझिए कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग थिंग्स नहीं आते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर हम देखें इन्वायरमेंट को डिफाइन किया जा सकता है द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी चीज़ जो उसके आसपास हो रहा है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, जैसे पानी, पत्थर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। एयर, हवा, या भी कह सकते हैं अन्य गैसेस, या बोल सकते हैं आपका लिथोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर या बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी, जबकि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे वायरस ही देख लें इंसान के अंदर, आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर अदर्स नीड्स। तो जितनी भी चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से आती हैं वो भी उसके इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका देख रखा है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अभी हमने देखा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दो होते हैं, आपका दो हो सकते हैं, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है और एक लिविंग थिंग्स हो सकता है। लिविंग थिंग्स को बायोटिक बोलते हैं, एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक बोलते हैं लिविंग थिंग्स को। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ देखेंगे, तो ये इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट इन्वायरमेंट को अगर देखें तो एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, विंड हो गया, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल या जियोलॉजिक सबस्ट्रम, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हमें नेसेसरी चीज़ें हैं, ये सारी ही चीज़ें एबायोटिक होती हैं। तब आप ये की पॉइंट यहाँ से भी समझ सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी है आपका एबायोटिक, ठीक, एबायोटिक आप समझ के होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बायोटिक, यानी कि ये किसके पार्ट है, इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। ग्रीन प्लांट, नॉन एनर्जी प्लांट, डिकम्पोजर एंड पैरासाइट्स, साइम्बॉन्ट्स, एनिमल्स मेन, यानी कि जब भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो माइक्रोब्स क्यों ना हो, माइक्रोब्स का मतलब बहुत ही छोटा वायरस ही क्यों ना हो, वो सारी ही चीज़ें किस में आएंगी, बायोटिक थिंग्स में आएंगी। ऑल क्लियर। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आपका एग्जांपल दे रखा है, लेट्स टेक एन इन्वायरमेंट ऑफ ए फिश इन द पॉन्ड। कोई पॉन्ड में फिश है, उसके इन्वायरमेंट की अगर हम चर्चा करें तो हमें क्या मिलता है, पहले तो मिलता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश, जैसे इस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, या न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, या अन्य गैसेस हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें देखिए अब ये बायोटिक की बात कर रहा है। बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोबिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लैंक्टन विच इट इंज्यूम एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स। यानी कि पानी में एक माइक्रोब्स होता है, ऑर्गेनिज्म होता है प्लैंक्टन, जो क्या करता है, हर चीज़, यानी कि चाहे वो पानी में अवेलेबल होता है, ठीक है, वाटर में अवेलेबल होता है, हर चीज़ उसको खाता है, हर चीज़ उसको पीती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स ही है, ठीक है। लिविंग थिंग्स का मतलब अगर कोई पेड़ है पानी का, वो भी उसको पी रहा है, एनिमल्स हैं वो भी उसको पी रहा है, और डिकम्पोजर्स मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो भी उसको खा पी रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्सटर्नल आपके इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं फिशेस के, आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इट इज़ इनक्लोज्ड बाय आउटर बॉडी सरफेस। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है उसके पंख कैसे हैं, उसकी बॉडी का शेप कैसा है, उसकी बॉडी पे कितने फिन्स हैं और किस टाइप के कांटे हैं। द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। इंजरी, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट द इंटरनल इन्वायरमेंट। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट कई तरीके से अलग हो सकता है या ख़राब भी हो सकता है। जैसे किसी को स्ट्रेस है, इंजरी हो गई है, इलनेस हो गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मरीन फिश इज़ ट्रांसफर्ड टू अ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव।
अगर मरीन फिश को है, मरीन फिश का मतलब पानी में रहने वाली, तालाब में रहने वाली फ़िश है, उसको अगर फ्रेश वाटर में डाला जाएगा एक फ्रेश वाटर में, तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखिए फिर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दे रखा है जो कि अच्छा क्लियर नहीं होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जितना मैं आपको बोल के बता रहा हूँ आप समझिए। यहाँ पे सबसे पहले होता है एक इंडिविजुअल। ठीक है, क्या होता है आपका इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे आप हैं समझ लीजिए। उसके बाद में इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है पॉल्यूशन यानी पॉपुलेशन, यानी कि ये एक इंडिविजुअल है, जैसे हम मान सकते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद हमारी फैमिली बनती है, हमारी फैमिली से हमारी बड़ी फैमिली बनती है, जॉइंट फैमिली, जिसके बोलते हैं हम पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। पेन तो मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, पहली बार चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बनता है कम्युनिटी, फिर उसके बाद बनता है इकोसिस्टम, उसके बाद बनता है बायोम, उसके बाद बनता है बायोस्फीयर। तो इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, और बायोम से फिर बनता है बायोस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाता है बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर वो पूरा ही एरिया होता है जो जैसे हम किसी अर्थ को मान सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल एक जैसे एक इंसान हो गया। ठीक है, मैं अपने आप को ले रहा हूँ। पॉपुलेशन क्या हो गया, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे फैमिली मेम्बर्स या अदर मेरे दोस्त। कम्युनिटी क्या हो गई, कम्युनिटी का मतलब एक सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब है उनके दोस्त, उनके दोस्त, उनके दोस्त, सारी एक कम्युनिटी बन गई। जैसे अगर इंसान है तो सारे इंसान इंसान इंसान। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वो चीज़ें होती हैं जो उस कम्युनिटी पर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जो इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं इकोसिस्टम के अंदर। सीधे कह सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर क्या आती है, कम्युनिटी आती है। और इकोसिस्टम को कौन इम्पैक्ट करता है, यानी इकोसिस्टम किसके अंदर आता है, वो आता है बायोम के अंदर। बायोम का मतलब एक आपका पार्टिकुलर एरिया, जैसे एरिया इंडिया के एरिया। ठीक है, इंडिया क्या हो जाएगा, एक बायोम हो जाएगा। किसका बायोम हो जाएगा, इंडियंस का बायोम हो जाएगा। अमेरिका क्या हो जाएगा, अमेरिकन्स का बायोम हो जाएगा। अफ्रीका क्या हो जाएगा, अफ्रीकन्स का बायोम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं बायोम क्या होता है, बायोम का मतलब होता है एरिया, यानी जैसे हमारा देश, कंट्री भी समझ सकते हैं आप इसको। वैसे तो कंट्री नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बायोम जो होता है वो एक छोटा आइलैंड भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, बायोम तो समझ गए होंगे। इंडिविजुअल से पॉपुलेशन यानी 4-5 लोग हुए, यानी कि कह सकते हैं बड़े लोग। फिर उसके बाद कम्युनिटी आई, कम्युनिटी का मतलब एक जैसे लोग, कम्युनिटी भी आए। इकोसिस्टम का मतलब वो सारी चीज़ें जिसके अंदर कम्युनिटी रह रही है। ठीक है, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे अन्य एनिमल्स हो, या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। फिर उसके अंदर आता है बायोम, बायोम का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, वो एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है, इसका मतलब बायोम का सीधा से मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमारे टाइप के या हम जैसे लोग, यानी हमारी जो कम्युनिटी है या इकोसिस्टम है, ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, स्फीयर का मतलब आप समझ रहे होंगे गोला, और बायो का मतलब है जीवित चीज़ें। तो बायोस्फीयर का मतलब है सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बायोम भी आ जाएगा, इकोसिस्टम भी आ जाएगा, कम्युनिटी भी आ जाएगी, पॉपुलेशन भी आ जाएगा, और इंडिविजुअल तो आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बाकी कुछ समझाना हमें है नहीं, इकोसिस्टम क्या है, पॉल्यूशन क्या है, इसका अभी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। मेन की पॉइंट्स हम आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि यही मेन की पॉइंट्स आपको समझने हैं। बाकी हम आपको कहें हर चीज़ पढ़ाएं, मैं भी आपको रट सकता हूँ, मैं भी मतलब सिंपल सा पढ़ के सीधे बोल दूँ, इफ़ वी लुक अराउंड अवर सेल्फ वी विल नोटिस द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स सेल्डम। ये तो सबको पता है भाई, हम जिस साइड देखेंगे हमें पॉपुलेशन ही दिखाई देगी, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे पेड़ की हो। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मत पढ़िए, मेन की पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं पहले उन पे ध्यान दे दीजिए। आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो आप ज़रूर अपना टाइम इस पर दीजिए। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब होता है सारी चीज़ें जो भी आपस में कनेक्ट हैं। अभी मैंने बोल दिया ना, कम्युनिटी यानी कि ग्रुप, चाहे वो आपका शेर है तो शेर की कम्युनिटी, जानवर है तो जानवरों की कम्युनिटी,
इंसान है तो इंसानों की कम्युनिटी, बंदर है तो बंदरों की कम्युनिटी, ठीक है, तो कम्युनिटी होती है, अभी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब वो सारी चीज़ें जो कम्युनिटीज़ के अंदर आ रही हैं। दो टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे बताई गई है, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। मेजर का मतलब है लार्ज साइज में बहुत ज़्यादा लोग, माइनर कम्युनिटी मतलब कम है, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। इकोसिस्टम समझ लीजिए, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम को कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात कर रहे हैं, तो अगर इंसान है तो एक टाइप के इंसान आपको मिलने चाहिए। इकोसिस्टम अभी हमने देखा ना, इकोसिस्टम फिर उसके बाद बायोस्फीयर, बायोम, फिर उसके बाद बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम का मतलब है एक टाइप के लोग जहाँ पे भी आपको मिलेंगे वो आपको इकोसिस्टम कहलाएगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर होगा या फंक्शन होगा, जैसे जहाँ पे कम्युनिटी लीव कर रही होंगी, जहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, जब जब दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करेंगी तब वहाँ पे क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। जैसे ऊपर हमने देखा इकोसिस्टम कैसे बन रहा था, एक बर्ड था यानी कि फ्लाई कर रहा था, हॉक मान लीजिए, ईगल मान लीजिए, और नीचे क्या था आपका, एक कम्युनिटी थी। जब कम्युनिटी कई सारी जो मेन कम्युनिटी है और अलग अलग कम्युनिटी जब इन्वायरमेंट के साथ मिलती हैं तब क्या बनाती हैं, वो इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक है। जैसे इट इंक्लूड प्लांट्स, इसमें प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वाटर, सॉयल एंड पीपल, ये सब क्या आएंगे, इकोसिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं जब कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर एक बड़ा एरिया कवर करते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, या कह सकते हैं कि ढेर सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर जब एक सिस्टम तैयार करती हैं तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स बट ईच इज़ अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ ए नेचर। सारी चीज़ें यूनिट तो नेचर की ही हैं, ठीक है। एवरीथिंग दैट लिव इन अ इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीसीज एंड एलिमेंट्स दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जो भी इकोसिस्टम में चीज़ें रह रही हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड हो रही हैं, ठीक है। डिपेंड नहीं हो रही तो वो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये पॉइंट आप समझ गए इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो पॉइंट है जहाँ से आपका पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छे से समझा रखा है, अपना ही एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक शंकर IAS अकेडमी एज इट्स स्टूडेंट्स। शंकर अकेडमी लेते हैं और इसके स्टूडेंट्स लेते हैं। लेट्स से द इकोलॉजी अंडर, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी वुड बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। अब हमने देखा, अगर मैं इकोलॉजी पहला वर्ड हमने देखा था तो उस स्टडी थी, इकोलॉजी का मतलब स्टडी थी। अब इकोलॉजी अगर स्टडी है, किसकी स्टडी है, किसकी स्टडी है, रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टूडेंट्स और शंकर IAS अकेडमी की, ठीक है। अगर IAS अकेडमी बीइंग द इन्वायरमेंट, अब एकेडमी की बात करें तो एकेडमी क्या हो जाएगी, एक इन्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें प्रोवाइड कराती है, उसमें हम रह रहे हैं। इन विच स्टूडेंट स्टडीड, ठीक है, and the set of circumstances surrounding the student in which environment would be the teacher, book, other students etc should be the ecosystem। और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इकोसिस्टम हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हम बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।